हेलो गाइज, नमस्कार। मैं आर के शर्मा ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हमारे इस लॉकडाउन की वजह से जो क्लासें नहीं लग पा रही है, जो आईटीआई करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्लासें नहीं लगने के कारण से उनको हमने यूट्यूब के माध्यम से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में पढ़ा रहे हैं, जिससे इनको पूरा का पूरी जो क्लासें लगती है उस तरीके से तो नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि जो एक टॉपिक है अगर उसको बारीकी से एकदम बेसिक से पढ़ाया जाए तो काफ़ी टाइम लगता है। और ये हम यहाँ 30-30, 35-35 मिनट के वीडियो बना दें तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में आने वाली टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, वो ही बताए जा रहे हैं। उनके क्वेश्चनों पे भी हम बात करेंगे। तो आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं परिवर्तक, या इसको बोलते हैं रूपांतरक। परिवर्तक या रूपांतरक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कन्वर्टर। अब ये कन्वर्टर क्या होता है, अगर हम इसकी पहले डेफिनेशन की बात करें, कन्वर्टर होता क्या है, तो जो कन्वर्टर होता है वो एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। एसी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूँ तो मैं इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दूंगा कि वह मशीन जो एसी को डीसी में, एसी को तो डीसी में, मतलब एसी सप्लाई है उसको डीसी सप्लाई में, या जो डीसी सप्लाई है को एसी में बदले, कन्वर्टर कहलाती है। जो दोनों पे कार्य करती है, जो एसी विद्युत है उसको डीसी, और डीसी अगर सप्लाई है उसको एसी। अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वह उस का नाम बताइए जो दोनों सप्लाइयों पे काम करता है, एसी को डीसी में और डीसी को एसी दोनों में बदल सकता है। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनको हम एसी से डीसी में बदल सकते हैं, लेकिन डीसी से वापस से एसी में नहीं बदल सकते। अगर हम बात करें आगे एसी से डीसी कन्वर्टर की, कि जो एसी सप्लाई को, अगर मैं यहाँ कहूँ जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदले, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदले, वो एसी टू डीसी कन्वर्टर कहलाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, अगर हम सबसे पहले बात करें डायोड। ये जो डायोड है ये एसी को डीसी में बदलता है। इसका ये जैसे सिंबल जो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। डीसी को जो एसी सप्लाई देते हैं हम इसको, और ये डीसी में एक दिशीय युक्ति है। क्या एक दिशीय मतलब, एक दिशा का मतलब एक ही दिशा में, इसका मतलब डीसी में बदलेगा। फिर अगर हम बात करें रेक्टिफायर, जिसमें हम 2 या 4 डायोड लगा के ब्रिज रेक्टिफायर या रेक्टिफायर बनाते हैं, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये भी क्या काम करता है, एसी को डीसी में बदलता है। हम जैसे इस तरीके से बात करें,
ये क्या करते हैं, जैसे ब्रिज है, जैसे हाफ में 2 रेक्टिफायर लगाते हैं, फुल में हाफ में 2 एक जैसे, फिर फुल में 2, फिर ब्रिज में 4, इस तरीके से रेक्टिफायर लगा के हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद आता है एमजी सेट। इसको बोलते हैं मोटर जनरेटर सेट। इसको बोलते हैं मोटर जनरेटर सेट। ये क्या करता है एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो कि एक 3 फेज की मोटर लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, 3 फेज की, ये दोनों आते हैं AC टू DC और DC टू AC। इनमें होता क्या है कि जब हमें DC बनानी हो और ज़्यादा KW की बनानी हो, तो जैसे यहाँ हम 3 फेज की मोटर लगा देते हैं, उसके आगे DC का जनरेटर लग जाता है, AC की मोटर और DC का जनरेटर, इस तरीके से तैयार करते हैं। और DC का लगाते हैं, DC का लगाते हैं तो DC की मोटर और AC का अल्टरनेटर, इस तरीके से ये तैयार किया जाता है। फिर अगर हम बात करें, इसीलिए तो इसको बोलते हैं मोटर जनरेटर से। एक मोटर लगती है और जनरेटर लगता है। जनरेटर अगर देता है DC का लगा हो DC देगा, अल्टरनेटर लगाओ तो AC देगा। अगर हम बात करें आर्क रेक्टिफायर, ये भी क्या करता है, AC टू DC कन्वर्ट करता है। फिर अगर हम बात करें DC से AC कन्वर्टर, DC से AC कन्वर्टर, इसमें आते हैं ओसिलेटर, ओसिलेटर, और दूसरा होता है इन्वर्टर। ओसिलेटर आपने सुना होगा, इसको ओसिलोस्कोप भी बोलते हैं, इसे ओसिलोस्कोप भी बोला जाता है। ओसिलोस्कोप वेव्स पे काम करता है। ये क्या करता है, जो DC के अंदर नहीं होती उसमें वेव्स दोलित्र जैसे बनाता है, ये यहाँ ओसिलेटर का कार्य करता है। उसके बाद करें इन्वर्टर, जो हमारे घरों में यूज होता है जो हमारे घरों में यूज होता है, तो क्या किया जाता है, अगर आपको इन्वर्टर की डेफिनेशन तो पता ही होगी कि आप जब भी इसको स्थापित करते हैं तो आपके घरों के अंदर आप 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की बैटरी लेके आते हैं। 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की बैटरी लेके आते हैं। वो क्या करती है, हमेशा बैटरी सेल ये क्या देते हैं, ये हमेशा DC सप्लाई ही देते हैं। तो इसके आगे क्या लगाया जाता है, इन्वर्टर लगवाया जाता है, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है, जो ओसिलेटर होता है वो क्या करता है, दोलित्र ये काम करता है, जो क्या करता है फ्रिक्वेंसी बनाता है, ऐसी सप्लाई बनाता है। ट्रांसफार्मर तो क्या करता है, उस 12 वोल्ट की बैटरी को 230 वोल्ट जो घरों में यूज़ होता है, 230 वोल्ट 230 से 250 वोल्ट बना देता है। और वो जो ओसिलोस्कोप है, ओसिलेटर है, वो उसमें कंपन पैदा करता है, दोलित्र का कार्य करता है, दोलित्र करता है। तो इस तरीके से इसमें इन्वर्टर का यूज होता है। ये तो हमारे आम जीवन में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। अगर हम बात करें आगे, रोटरी कन्वर्टर है ना, वो एक ऐसा कन्वर्टर, मात्र एक ऐसा कन्वर्टर है जो DC को AC को DC में और DC को AC में बदल सकता है। इसलिए इसे सार्वत्रिक कन्वर्टर भी हम कह सकते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं जो कन्वर्टर होता है। ये तो हमने आपको बताया कि कुछ चीज़ें AC टू DC बदलती है, कुछ चीज़ें DC टू AC, कुछ चीज़ें AC टू DC। तो कुछ जो मशीनें हैं वो इस तरीके से AC टू DC पे कार्य करती हैं, कुछ DC टू AC पर कार्य करती है। अगर हम आगे बात करें
कि जो रोटरी कन्वर्टर है, हमने बात किया रोटरी कन्वर्टर, तो रोटरी कन्वर्टर एक ऐसा कन्वर्टर है जो डीसी टू एसी और एसी टू डीसी दोनों पे कार्य कर सकता है। एसी को डीसी में बदल सकता है और डीसी को एसी में भी बदल सकता है। ये एक सार्वत्रिक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, अगर हम इसमें बात करेंगे रोटरी कन्वर्टर के अंदर कौन से आते हैं, तो पहला मैंने आपको बताया एक आता है एमजी सेट। एमजी सेट जिसको बोलते हैं मोटर जनितर सेट, मोटर जनितर सेट। अब इसमें देखो क्या होता है, कैसे कार्य करता है। इसमें एक यहाँ लगाते हैं, जैसे मैंने एक लगाई यहाँ, एक इंडक्शन मोटर लगाई। इंडक्शन का मतलब आपको पता चल गया कौन सी मोटर है, एसी की मोटर, इंडक्शन मोटर लगाया। इसको मैंने भाई 3 फेज सप्लाई दिया। इसको 3 फेज सप्लाई दिया और इस 3 फेज सप्लाई से जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, बस में बुशिंग जैसे कपलिंग करके इनको जोड़ दिया और यहाँ लगाया एक जनरेटर। क्या लगाया, जनरेटर। ये जनरेटर आपको पता ही है भाई, जनरेटर हमेशा क्या देता है, डीसी देता है। डीसी जो मोटर और जनरेटर की दोनों की डेफिनेशन की बात करें, मोटर हमेशा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोटर हमेशा क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और जो जनरेटर होता है वो हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हम जैसे ही इस इंडक्शन मोटर को इसके साथ जोड़ेंगे, इंडक्शन मोटर को इसके साथ जोड़ेंगे, तो इस मोटर में क्या होगा, ये गति बढ़ेगी। इसकी कपलिंग के जरिए से इसके शाफ्ट को इससे कपलिंग कर देंगे, जोड़ेंगे, तो इसके मोटर के घूमने से ये घूमेगी, तो ये इसको क्या देगी, यांत्रिक ऊर्जा, इसको घुमाएगी। चाहे हम हाथ से घुमाएं चाहे किसी मोटर से घुमाएं, तो इसको कौन सी ऊर्जा मिलेगी, यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी। वो यांत्रिक ऊर्जा इसे जैसे इस मोटर में क्या करेगा, आर्मेचर के अंदर इंडक्शन पैदा होगा, मतलब प्रेरण तरीके से होगा, तो वो क्या करेगा, उसमें जैसे ही ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो ईएमएफ क्या करेगा, कम्यूटेटर उसको एसी से डीसी में बदल देगा और हमें यहाँ डीसी सप्लाई मिल जाएगी। हमें यहाँ कौन सी सप्लाई मिल जाएगी, डीसी सप्लाई। तो ये तो हो जाएगा आउटपुट और ये हो जाएगा इनपुट, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो बीच में बोलते हैं इसको बोलते हैं कपलिंग। अब बात करेंगे आगे। इसमें एक 3 फेज या सिंगल फेज कैसे भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 3 फेज, सिंगल फेज भी ले सकते हैं। जैसे छोटा KW का हो तो जैसे अपने को कम आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें एक 3 फेज और एक सिंगल फेज एसी की इंडक्शन की शाफ्ट पर डीसी शंट कंपाउंड जनरेटर को क्या कर देते हैं, हम कपलिंग की सहायता से जोड़ देते हैं, कपलिंग करके जोड़ देते हैं। जैसे बीच में मैंने इस तरीके से इसमें जोड़ा है। जब क्या होती है, मोटर को जब हम एसी सप्लाई दी जाती है, मोटर को जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो डीसी जनरेटर क्या करता है, जनरेटर डीसी उत्पन्न करता है। ये जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा मिल गई, तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में मिलता है, विद्युत ऊर्जा है। वो कौन सी यांत्रिक ऊर्जा, इसके आगे जो आर्मेचर का कम्यूटेटर लगा है जो क्या करेगा, एसी को डीसी में बदलेगा, तो ये हमेशा क्या उत्पन्न करेगा, डीसी उत्पन्न करेगा। आगे बात, तो इनका कार्य मोटर व जनरेटर की शाफ्ट को अक्ष पे जो कपलिंग होती है, इसमें जो कपलिंग बीच में लगाते हैं, ये क्या करता है, बीच में कपलिंग के बीच में एक ब्रश रबर से निर्मित होते हैं। ब्रश आपस में इसमें जैसे कपलिंग के खांचे के अकॉर्डिंग दोनों कभी जैसे चले गति करें तो
जैसे आपस में एंटीक नहीं हो, वो इजी वे से न भी इसमें डग डग की आवाज़ आए, कुछ भी इसमें शोर नहीं हो, इस तरीके से इसको कपलिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो कपलिंग के बीच जो ब्रश से ब्रश जो रबर से निर्मित होते हैं, ब्रश को हमेशा ये रबर से निर्मित होते हैं, तो इनका कार्य क्या होता है कि मोटर व जनरेटर है उसकी शाफ्ट को एक ही अक्ष पे थोड़ा सा भी इधर उधर समान कोण, कोई भी थोड़ा भी इधर से उधर नहीं हो, अगर आगे पीछे होंगे तो उसके अंदर गति करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगी, वो सही तरीके से वो चल नहीं पाएंगे। तो अक्ष पे स्थित रहता है और झटकों को क्या करता है, सोखता है, झटके नहीं आते। रबड़ क्या करता है, जब उसके अंदर जैसे झटके आते नहीं हैं। फिर हम बात करें कि एमजी सेट की जो क्षमता है वो सब सर्वाधिक होती है। और आगे बात करें, एमजी सेट की क्षमता तो सर्वाधिक होती है क्योंकि इसमें 100 एम्पीयर की धारा प्रदान कर सकता है। ये क्या कर सकता है, 100 एम्पीयर की धारा प्रदान कर सकता है। इससे ब्रेकडाउन की स्थिति भी नहीं आती, ब्रेकडाउन की स्थिति नहीं आती है। शंट फील्ड रेगुलेटर की सहायता से वोल्टेज को, शंट फील्ड लगाते हैं इसमें, तो उसकी सहायता से वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और दो मशीन जब हम प्रयोग में लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 75 से 90% से न्यूनतम होती है। इससे जो एफिशिएंसी है वो 75 से 90 से न्यूनतम होती है, इसके बीच या इससे कम होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। और इसका उपयोग क्या करते हैं, ज़्यादातर पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। आगे हम बात करेंगे, ये तो था एमजी सेट। अगर हम एमजी सेट के बाद अगर बात करें, यहाँ करेंगे, रोटरी कन्वर्टर की। रोटरी कन्वर्टर देखो, अगर हम इसका अच्छा सा एक डायग्राम बनाएं कि भाई रोटरी कन्वर्टर कैसे कार्य करता है। अगर आपका रोटरी कन्वर्टर मैं आपको दिखाऊं, इसके बारे में जैसे चर्चा करेंगे। ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये एक रोटरी कन्वर्टर का डायग्राम है। तो इस डायग्राम में ये देखो क्या क्या लगे हैं। तो ये देखो यहाँ से 3 फेज सप्लाई आई, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए से देखो ये इसको हमने क्या लगा दिया, वाइंडिंग मोटर लगाई ना। तो इसको जैसे ही हमने इसके मोटर लगाई, तो ये देखो कि इस मोटर के ज़रिए से हमने इसमें ये जो वाइंडिंग है, ये बीच में क्या आर्मेचर है, ये इसके शाफ्ट पे 3 बुशिंग ये लगी हुई है, स्लिपरिंग लगी हुई है। ये स्लिपरिंग की वजह से इसमें जा रहा है, मतलब इसके ज़रिए से इसमें आ रहा है, ये चलेगी। फिर अगर इसमें क्या देखो, ये क्या जोड़ रहा है, ये जैसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ये शंट फील्ड वाइंडिंग, और इसमें एक शंट वाइंडिंग, और ये आर्मेचर के रेजिस्टेंस में। तो हमने इसको इस तरीके से, रोटरी कन्वर्टर को इस तरीके से तैयार किया। ये देखो इसका डायग्राम देखो। तो इसमें क्या होता है, जो डीसी मशीन के जो आर्मेचर से 180 डिग्री के अंतर पे 2 टेपिंग निकाल कर उन्हें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। टेपिंग निकाल कर इनको जोड़ देते हैं। तो इस डायग्राम में हमें पता चल रहा है, देखो यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग, ये सीरीज है, इनको दोनों को देखो आपस के अंदर किस तरीके से, यहाँ इसका स्विच लगाया और यहाँ इसको हम दें जैसे आउटपुट वापस से जैसे लिया, और यहाँ हमने इसकी कपलिंग को जोड़ के यहाँ इससे इसको सप्लाई मिली, और यहाँ एक शंट और एक सीरीज है, यहाँ एक सीरीज और एक शंट है। और यहाँ अलग से क्या कर दी, एक डैम्पर वाइंडिंग कर दी, अलग से क्या किया, इसमें एक डैम्पर वाइंडिंग को कर दिया। अब हम इस डायग्राम की जैसे चर्चा करेंगे, क्या करेंगे, इस डायग्राम की चर्चा करेंगे। तो इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें बताई हुई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया
कि जो डीसी मशीन के आर्मेचर से 180 डिग्री पे अंतर पे क्या निकाली है, दो हमने उसमें टेपिंग निकाली थी। तो जो टेपिंग क्या करती है, शाफ्ट पर स्थित स्लिप रिंगों को जोड़ दिया जाता है। टेपिंग से क्या करते हैं, शाफ्ट होती है उससे स्लिप रिंगों को जोड़ दिया जाता है। और जो स्लिप रिंग से जुड़े बर्स होते हैं उसको सिंगल फेज ऐसी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जो सिंगल फेज ऐसी, आपने कभी अगर देखा हो इन डीसी के जो जनित्र उसके आगे अल्टरनेटर लगा है, तो उसमें हमें डीसी भी मिलती है और एसी भी मिलती है। तो ऐसे स्लिप रिंगों से 3 फेज ऐसी उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे उसके अंदर ऐसी प्राप्त होती है। यदि उसके आर्मेचर में 180 डिग्री के अंतर पर 3 टेपिंग निकाली जाए तो 3 फेज सप्लाई प्राप्त हो जाती है। अगर 180 डिग्री के टेपिंग में 3 फेज निकालें तो 3 फेज प्राप्त हो जाती है। यदि एसी को, और अगर ये एसी को, जब ये एसी को डीसी में बदलते हैं तो इसकी दक्षता अधिक है, जबकि डीसी को एसी में बदलते हैं इनकी क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। कब क्षमता अधिक होती है, जब हम इसको, ये कन्वर्टर को एसी को डीसी में बदलते हैं, तब तो इनकी दक्षता क्या है, अधिक होती है। क्योंकि उसमें जो मोटर लगाते हैं वो 3 फेज मोटर लगते हैं, जिससे उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहती है। और अगर हम डीसी की जगह इसकी जगह एमजी सेट की तो अधिक सिंगल फेज में, जब अगर हम इसकी बात करें डीसी को एसी में, तो इसकी कम हो जाती है। अगर हम बात करें आगे, तो सिंगल फेज होने की वजह, अगर सिंगल फेज में बात करें तो इसकी 3 फेज की तुलना में कम ही रहता ही है। और इसकी संरचना थोड़ी सी क्या हो जाती है, जटिल हो जाती है, और इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता भी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। और प्राइम मोड से जोड़ा जाए तो एसी डीसी दोनों उत्पन्न करते हैं। अगर प्राइम मोड से जोड़ें तो हम एसी और डीसी दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद हम एक बात करेंगे मेटल रेक्टिफायर की। मेटल रेक्टिफायर क्या होता है? अगर हम मेटल रेक्टिफायर की बात करेंगे तो इसमें देखो, मेटल रेक्टिफायर क्या है। इस रेक्टिफायर में क्या होती है, दो चकतियाँ होती है, दो चकतियाँ होती है, एक बड़ी और एक छोटी। दो चकती होती है इसमें, मेटल में दो चकती होती है, जिसमें एक तो बड़ी व एक छोटी। तो इसमें जो छोटी वाली है वो क्या होती है, 1 mm छोटी होती है, 1 mm छोटी होती है। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार एक शंकु को निचले सिरे पर वोल्टता अधिक रहती है, जैसे मान लो कि एक शंकु है, उसके निचले सिरे पर, इस सिरे पर वोल्टता अधिक रहती है, उसी प्रकार मेटल रेक्टिफायर की जो छोटी चकती होती है, जो मेटल की छोटी चकती होती है, उसके अंदर क्या हो रहता है, मेटल की जो छोटी चकती को क्या है, एनोड। एनोड हमेशा किसको बोलते हैं, मेटल की छोटी चकती। मेटल की छोटी चकती को क्या कहते हैं, एनोड को। एनोड अर्थात एनोड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, या इसको हम बोल सकते हैं भैया धनात्मक। वोल्टता से जोड़ते हैं, हमेशा धनात्मक वोल्टेज से जोड़ते हैं। अगर बड़ी चकती की बात करें तो ये हमेशा कैथोड। बड़ी चकती किसकी होती है, हमेशा बड़ी चकती को किससे जोड़ते हैं, कैथोड। आपको कैथोड का पता होगा, क्या हो गई, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक। तो ये रेक्टिफायर एक डायोड की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। जैसे इस तरीके का एक डायोड है, उसके भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। इनकी उल्टी दिशा में जोड़ने पर ये क्या हो जाते हैं, अगर इसको उल्टी दिशा में जोड़ दें तो रिवर्स हो जाता है। जैसे एक फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ, रिवर्स पीछे की तरफ, इस तरीके से। रिवर्स का मतलब होता है पीछे की तरफ, रिवर्स बायस में रहता है। ये भी जैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कॉपर ऑक्साइड का, एक तो कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर होता है। कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर।
अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से ये कॉपर, ये ऑक्साइड और ये कांटेक्ट, ये इसका नेगेटिव, इसको हम कैथोड बोल सकते हैं, और ये हमेशा क्या रहता है, एनोड। इस तरीके का एक डायग्राम। इसमें क्या होता है, देखो कि एक बड़ी चकती है और एक छोटी चकती है। बड़ी चकती तो कॉपर से निर्मित होती है, तो इसको बनाया किससे, कॉपर से। इसको 900 डिग्री सेल्सियस 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करने थे। जब इसको 900 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो उस पर क्या कुचालक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। जो कुचालक होता है मतलब अचालक, उसकी परत जम जाती है। कब? 900 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म करने पर। उसके बाद क्या होता है, जो कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है तो इस परत पर क्या छोटी चकती किसकी होती है, लेड की। छोटी चकती किसकी होती है, लेड की। तो ये किससे, लेड से निर्मित होती है। तो लेड से निर्मित होने के कारण इसका उपयोग क्या है, इसको जो सेपरेटरों की सहायता से क्या है, कस दी जाती है, पेच से कस दी जाती है। उस बड़ी चकती को हमेशा ऋणात्मक और छोटी चकती को हमेशा किसी धनात्मक से जोड़ा जाता है। एक डायोड की भांति ये क्या करती है, व्यवहार करती है। और अगर हम इसकी दक्षता की बात करें तो भैया इसकी दक्षता होती है 70 से 80%। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसमें पूछा ये जा सकता है कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें छोटी चकती किसकी, बड़ी चकती की एफिशिएंसी कितनी, बड़ी चकती कौन सी होती है, और प्लस कौन सा होता है, माइनस कौन सा होता है। इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर इसी में करें, एक सेलेनियम मेटल ऑक्साइड और होता है, मेटल रेक्टिफायर और होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे ये जैसे प्लेट है, ये एल्यूमिनियम की, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसको हमेशा नेगेटिव होता है, उसको हमसे क्या बोलते हैं, कैथोड। इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, एनोड। इसको हम एनोड, इसको, और ये हमेशा किसकी बनी होती है, लेड की बनी होती है, और ये एल्यूमिनियम की। अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो ये एलॉय है। और इस सेकंड की बात करें हम तो ये इसकी हम सेकंड की बात करें तो क्या होता है, ये देखो, ये सिलेनियम की है, और अगर इम्स की बात की जाए तो ये हमेशा क्या है, बेस प्लेट। अब हम इसमें बात करेंगे कि जैसे अगर इसकी बात की, ये उपरोक्त जो रेक्टिफायर है इसमें बड़ी प्लेट हमेशा एल्यूमिनियम की, छोटी प्लेट है लेड की। बड़ी प्लेट एल्यूमिनियम व कुचालक पदार्थ के तौर पे क्या करते हैं, सेलियम प्रयुक्त किया जाता है। इस पे सेलियम को प्रयुक्त किया जाता है। तो इस पे क्या सेलियम प्रयुक्त किया जाता है, तो इस प्रकार जो बना रेक्टिफायर है वो सेलियम रेक्टिफायर कहलाता है। और इसमें क्या होता है, ये मेटल रेक्टिफायर की क्षमता 0.5 एम्पियर से 18 वोल्ट तक अधिकतम होती है। तो इसकी क्षमता है, वो जो मेटल होता है उसकी 0.5 एम्पियर
वह 18 वोल्ट तक होती है। तो मेटल रेक्टिफायर उनकी क्षमता तो 0.5 एम्पियर से 18 वोल्ट होती है, वो अधिकतम होती है। फिर अगर हम आधुनिक डायोड में मेटल रेक्टिफायर का आधार मानकर की गई है, इसकी खोज है वो किस में की जाए, आधुनिक तौर पे की गई है। वो इसकी जो दक्षता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, उसकी बजाय 80 से 85%, 80 से 85%। इसमें कुछ 1-2 पॉइंट और आ गए जैसे इन्वर्टर वगैरह, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप सभी का धन्यवाद। आप ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते गए रहे, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।